कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खतरनाक सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बंदा एक बेयरवुल्फ को बड़ी ही बुरी तरीके से मार देता है। तभी उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट हमला करता है, लेकिन अब वो आदमी उस बीस्ट को भी बीच में से चीर देता है और वो बीस्ट भी वहीं पर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि उस आदमी के चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं। इतने सारे बीस्ट को उस बंदे ने अकेले ही मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे से एक गोब्लिन कहता है कि तुम तो वही हो, इमॉर्टल ग्लो रेवन बोल्ट हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई भी इतने सारे बीस्ट को अकेले नहीं मार सकता है यहाँ पर। तभी हमें पता चलता है कि ये हमारी स्टोरी का हीरो है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक ही झटके में उस गोब्लिन का भी सर फोड़ देता है, जिससे कि वो गोब्लिन वहीं पे मर जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने इस जगह पर इतने साल सरवाइव कर लिया, अब मुझे सिर्फ 15 दिन यहाँ पर और सरवाइव करना है, जिसके बाद मुझे मेरा फ्रीडम मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो डीमन कॉप कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग पी रहे होते हैं, वहीं पर कुछ लोग वहाँ पर स्लेब बने होते हैं, जिन्हें गले में पट्टा बांध के रखा गया होता है। अब हमारा हीरो रेवन बोलता है कि इस जगह पर मैंने अपने 10 साल गुजारे हैं और मेरे 10 साल जीवन के बिल्कुल नरक के जैसे गुजरे हैं। अब रेवन बताने लगता है कि ये डीमन कॉप है, यहाँ पर दुनिया के सबसे बुरे के बुरे क्रिमिनल होते हैं, जिन्हें यहाँ पे भर्ती किया जाता है और ज्यादातर लोग तो यहाँ पर स्लेब ही होते हैं। यहाँ पर जो स्लेब होते हैं उन्हें यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन में रखा जाता है कि वो तो मरने की यहाँ पर दुआ मांगते हैं और वो अपनी जिंदगी का अगला दिन भी देखना भी नहीं चाहते, और ज्यादातर लोग तो यहाँ पर मॉन्स्टर का शिकार ही हो जाते हैं। अब रेवन वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ से पीछे से एक बंदा उसे टोंड मारता है कि देखो ये रेवन तो फिर से जिंदा बच के आ गया, पर मुझे लगता है कि इसने अपने सभी साथियों को खुद ही जान से मार दिया होगा। फिर वो बंदा कहता है ये रेवन जो है ये एक रॉयल था, पर ये फिर भी रॉयल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेवन के सामने एक बहुत ही बड़ी साइज का बंदा आ जाता है और वो इससे रोक कर कहने लगता है कि तू आज फिर से मुझे इग्नोर करके यहाँ से जाने वाला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी हमारा हीरो साइड में थूकता है और उससे कहता है तू कि यहाँ पे क्या मरने के लिए आया है। इसके बाद वो उसके पेट में बहुत ही जोर से पंच मारता है और अपनी तलवार निकाल के उसके साथी के गले पे रख देता है और हल्के से उसके गले पे चला भी देता है, लेकिन उसका गला पूरा नहीं काटता है। इसके बाद वो उसके तीसरे साथी की तरफ जाता है और उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन में ही घुसा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा हीरो को फिर गालियां देने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो एक झटके में उसके सर के बगल में अपनी तलवार को गाड़ देता है, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद हमारा हीरो वहां से जाने लगता है। अब रेवन के जाते हुए भी वो मोटा बंदा कहता है कि रेवन मैं इस बात को याद रखूंगा और तुमसे बदला जरूर लूंगा। जब मैं इस जगह पे पहली बार आया था तो सभी लोग यही कहते थे कि मैं तो एक रॉयल्टी हूँ और मैं आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा, पर मैंने यहाँ पे सरवाइव किया और अपनी ताकत को बढ़ाया। पर अब देखो, अब मैं यहाँ पर 10 सालों से सरवाइव कर रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल मॉन्स्टर ही बन चुका हूँ यहाँ पर। अब हमें बताया जाता है बाल्ट हाउस होल्ड के बारे में, जो कि हमारे हीरो की फैमिली थी। एक एम्पायर में एक छोटी सी फैमिली थी और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। अब हमें 10 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो के गले में एक पट्टा बना हुआ होता है और उसका घर उसकी आंखों के सामने ही जल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो हीरो का घर जलते हुए देख बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि इस हाउस होल्ड ने हमारे एम्पायर के साथ गद्दारी की है, तो इसकी सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए थी। तभी रेवन उस बंदे से कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है, हमारे हाउस होल्ड ने कोई भी गद्दारी नहीं की। तभी वो बंदा कहता है तुम तो एक पागल कुत्ते हो और तुम्हारी बातों को सुनने वाला भी यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है नहीं, ये सब झूठ है, हमारे हाउस होल्ड ने कोई भी गद्दारी नहीं की है और ये किसी और फैमिली ने हमें फंसा दिया है। अब जो वो बंदा खड़ा होता है वो रेवन के पास आके उसके बाल खींचते हुए कहता है कि जो तुम्हारे माता पिता हैं उन्हें तो हमने जिंदा ही जला दिया है, इसके बाद अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिर वो बंदा रेवन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जला दूंगा या नहीं तो हम तुम्हें डीमन कॉप में भेज देंगे, जहाँ पर तुम्हें 10 साल तक सरवाइव करना है। अगर तुमने 10 साल तक वहाँ पे सरवाइव कर लिया तो इसके बाद तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी। अब उसकी ये बातें सुन के आसपास के लोग कहने लगते हैं ये तो एक रॉयल्टी बंदा है और जो डीमन कॉप है वहाँ पर तो खतरनाक क्रिमिनल को भेजा जाता है। अब तो ये तो वहाँ पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता, यानी बोल्ट हाउस तो अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसके बाद हमारा हीरो रे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं वहाँ पर सरवाइव करूँगा और उसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। फिर वो बंदा कहता है कि बिल्कुल, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी तरीके से आज़ाद कर दूंगा और तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। अब रे बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे 10 साल सरवाइव करूँगा और वहाँ से आने के बाद मैं अपनी फैमिली को भी रीबिल्ड करूँगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम रे को देखते हैं। अब रे सोच रहा होता है बस कुछ दिन और इसके बाद में
मैं अपनी आजादी को यहाँ पे हासिल कर लूंगा और अपने हाउस को भी रीबिल्ड कर लूंगा। मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं पहले ही दिन से यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट कर रहा हूँ। मेरे पास ना कोई एक्सपीरियंस था और आज जो मैं यहाँ पे मॉन्स्टर बन चुका हूँ ये मैं अपनी खुद की दम पे बना हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है वो मॉन्स्टर से ही सीखा है, इसलिए मैं मॉन्स्टर के जैसा ही बन चुका हूँ। अब रे सोचता है कि मुझे बस आखिरी एक और फाइट पर जाना है जो कि है लार्ज डीमन एक्सटर्मिनेशन। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हमें पेंड्रैगन हाउस होल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से कांप रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन खड़ा होता है जो कि सफेद कलर का होता है। तभी वो ड्रैगन उस बंदे से कहता है, मेरे नाइट आपकी वो कसम पूरी करने का वक्त आ चुका है जो कि आपने खाई थी। अब हमें इस बंदे का फेस भी दिखा दिया जाता है। ये बंदा पेंड्रैगन हाउस होल्ड का प्रिंस होता है। इसके बाद हमें ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ड्रैगन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुपीरियर बीइंग होते हैं और ये किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये जो पेंड्रैगन हाउस होल्ड है इन्होंने किसी तरीके से ड्रैगन को टेम करने की टेक्निक हासिल कर ली थी और जो इनकी ये एबिलिटी थी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने, जिस वजह से इनका पेंड्रैगन हाउस होल्ड है इनको बहुत ही ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। अब हमें रे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आजादी के लिए उसे सिर्फ 13 दिन ही और यहाँ पे सरवाइव करना था। इसके बाद वो वहाँ पर डीमन कॉप के कमांडर के पास जाता है। अब हमें यहाँ पर वो कमांडर दिखाया जाता है जहाँ पर वो 2 स्लिप के साथ मजे कर रहा था और बहुत ही मजे से वहाँ पे खाना भी खा रहा था। इसके बाद वो कहता है, आखिर तुम्हें एक और बार सरवाइव करके यहाँ पर आ गए गॉड ऑफ डेथ रेवन बॉल्ट। अभी वो कमांडर रे से आगे की रिपोर्ट मांगने लगता है, जिसके बाद रे कहता है कि अभी यहाँ पर जो हाल ही फिलहाल में डीमन आए हैं उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। अगर हमारी टीम ने अभी अटैक किया तो हम तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। इसके बाद वो कमांडर कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम अगर अभी अटैक करेंगे तो हम बुरी तरीके से हार जाएंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अकेले होते तो शायद हम यहाँ पर हार जाते। पर अभी जो हमारी मदद कर रहा है वो है पेंड्रैगन हाउस होल्ड और उसके साथ उसका बहुत ही बड़ा ड्रैगन भी है। अब रे भी कमांडर से पूछने लगता है कि जो ये मिस्टीरियस ड्रैगन है क्या ये सच में हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएगा। तो वो कमांडर कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हें इस बात का तो यकीन अभी हो नहीं रहा है, पर पेंड्रैगन हाउस होल्ड ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जिसके बाद ड्रैगन्स उनके पेट की तरह ही होते हैं और उनकी हर बात भी मानते हैं। इसके बाद रे भी बोलने लगता है कि हाँ मैंने भी उस हाउस होल्ड के बारे में सुना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ड्रैगन के साथ है और साथ ही उनकी ब्लड लाइन में एम्परर का ब्लड भी दौड़ता है। पर इसके ऊपर यकीन करना जब तक मुश्किल है जब तक मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता, क्योंकि ये जो ड्रैगन होते हैं ये लगभग डिवाइन बीइंग ही होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इनके साथ कॉन्टेक्ट बनाना इतना आसान हो सकता है, इसीलिए मुझे इन सबको अपनी आंखों से ही देखना होगा। इसके बाद रे मन में सोचने लगता है कि बालताई इस टकले का नाम है इस कमांडर का। अब रे सोच रहा था कि बालताई इतनी जल्दी ऐसी फेरी टेल पे यकीन तो नहीं कर सकता, यानी इसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। इसके बाद रे बालताई से कहता है, मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकता। फिर बालताई कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कल की बैटल में जाने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रैगन आ रहा है और ड्रैगन को ही अब सब काम करने देना चाहिए। फिर बालताई अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि देखो देखो हूं ना मैं स्मार्ट, और तुम्हें सिर्फ ड्रैगन के साथ जो एक बच्चा आ रहा है तुम्हें उसको ही संभालना है। अब रे भी उससे कह देता है कि ठीक है। इसके बाद बालताई कहता है तुम्हें बस उसको प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो बच्चा पेंड्रैगन हाउस होल्ड का प्रिंस है। इसके बाद रे भी कह देता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे पेंड्रैगन हाउस होल्ड के प्रिंस के पास जा रहा होता है। अब रे उसके टेंट के बाहर खड़ा होकर उसका फ्लैग देखने लगता है। इसके बाद रे सोचता है कि आखिर ये रॉयल्टी वाले लोग आखिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए ही क्यों हैं, क्योंकि आज के पहले यहाँ पर कोई भी रॉयल्टी वाले लोग आए नहीं हैं। और बालताई ने मुझे कहा है कि वहाँ उनके साथ एक बच्चा आया है, तो क्या मुझे सचमुच एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद वो उसके टेंट के अंदर जाने लगता है। अब रे उस टेंट के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है कि बस मेरा ये आखिरी काम है और इसके बाद मुझे मेरा फ्रीडम मिल जाएगा, जिसके बाद मैं अपने हाउस को रीबिल्ड कर लूंगा। तभी रे उस टेंट के अंदर आ जाता है और कहता है, सॉरी यंग लॉर्ड, मुझे आपको ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिए। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी आवाज सुनाई
सुनाई देती है। वो आवाज कह रही होती है कि कौन हो तुम। अब रे ऐसी आवाज सुन के कहता है कि ये आवाज बहुत ही डरावनी है और ये तो किसी ह्यूमन की बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसके बाद रे अपने घुटनों पर आता है और कहता है मुझे माफ कीजिए जो मैं आपको इतनी रात में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर जो यहाँ पर पेनड्रैगन के जो प्रिंस हैं क्या मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। तो वो आवाज कहती है हाँ तुम उन्हीं से बात कर रहे हो। इसके बाद वो आवाज कहती है तुम मुझे अपना नेम और अपने बारे में बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। इसके बाद रेवन भी अपने बारे में सब कुछ बता देता है। रेवन कहता है मेरा नाम रेवन है और जो यहाँ पर डीमन कॉप है, मैं यहाँ पर जो फोर स्क्वाड है मैं उसका कमांडर हूँ और मुझे यहाँ पर मिशन मिला है कि जो यहाँ पर कल बैटल होने वाली है मुझे यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना है उस बैटल के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के लिए आ गया हूँ। इसके बाद वो वॉइस कहती है उसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ से चला जा कर अब रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रे वहां से उड़ता नहीं है। तो वो वॉइस कहती है अब क्या तुम्हें मुझसे और कुछ भी कहना है। इसके बाद हमारा रे कहता है माय लॉर्ड क्या आप सच में यहाँ पर ड्रैगन को कल लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमें उसकी फायर फोर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपका ड्रैगन यहाँ पर नहीं आया तो शायद हम हार भी सकते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि नहीं तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और जाके अब तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि कल की बैटल में ड्रैगन जरूर आएगा और वो हमारी हेल्प भी करेगा। इसके बाद पेनड्रैगन कहता है कि ठीक है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद रे भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रे वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है क्या ये सच में एक बच्चा है। इसकी आवाज का जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और क्या ये सच में एक बच्चा ही है और ये इतनी खतरनाक बैटल में अकेला ही आ गया। ये बच्चा पेनड्रैगन हाउस के साथ ही डुगडम का भी एक हिस्सा है। डुगडम एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है। अब इसकी जो पावर है वो तो कल बैटल फील्ड में ही पता चलेगी। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है। तभी हम वहाँ पर डीमन कॉप कमांडर को देखते हैं जो कि सभी से कह रहा होता है कि जो हमारी अब आज की फाइट होने वाली है उसमें यहाँ पर पेनड्रैगन हाउस होल्ड का एक ड्रैगन और साथ ही उसका एक प्रिंस भी आने वाला है जो कि हमारे साथ यहाँ पर फाइट करेगा। इसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अब वो यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं होता और किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। इसके बाद वो गुस्से में एक और बार जोर से कहता है कि अब वो यहाँ पर आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर हमारा ड्रैगन भी एंट्री ले लेता है जो कि बिल्कुल सुर्ख सफेद कलर का होता है, जो भी बिल्कुल एक डिवाइन बीन की तरह लग रहा होता है। अब रे भी उसको देख लेता है। अब वो ड्रैगन बिल्कुल रे के सामने ही खड़ा होता है। तो रे भी कहता है कि ये तो बिल्कुल सच है कि ड्रैगन को भी टेम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के सामने एक आर्मर में एक बंदा खड़ा होता है। अब वो बंदा भी रे को देख लेता है। उसको देख के अपना आर्मर ऊपर करता है। इस बंदे के बिल्कुल सुर्ख पीले होते हैं। इसके बाद वो कहता है मेरा नाम एरन पेनड्रैगन है और आज मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ इस वॉर में। तो आज तुम सभी मेरे कंधे से कंधा मिलाओ और अपनी जीत की तरफ एक कदम बढ़ाओ। तभी में बताया जाता है कि पेनड्रैगन हाउस होल्ड यहाँ पर डीमन कॉप्स की मदद करने वाला है इस डीमन एक्सटर्मिनेशन में। अब इस ड्रैगन की मदद से हम यहाँ पर जितने भी डीमन अपेयर हुए हैं उन सभी को मारने वाले हैं। इसके बाद हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ वुल्फ टाइप मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमारे रे को और पेनड्रैगन को घेर लिया होता है। अब हम देखते हैं कि रे यहाँ पर एरन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उन वुल्फ से। इसके बाद वो रे से कहता है मैं ज्यादातर अकेले ही फाइट करता हूँ और मुझे नहीं पता किसी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इसलिए तुम मेरे पीछे ही रहना। इसके बाद रे अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि जो आसमान के जो भी डीमन है उसने वो ड्रैगन संभाल रहा है और जो भी यहाँ पर बैटल फील्ड में डीमन है उन्हें मुझे ही मारना होगा। इसके बाद वो एक ही स्लैश लगाता है जिससे उस वुल्फ टाइप डीमंस का गले कट जाते हैं। इसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं उस ड्रैगन के सामने। लेकिन तभी वो ड्रैगन एक फायर ब्रीथ मारता है जिसके बाद वो सभी उड़ने वाले डीमंस जलने लगते हैं और बारिश की तरह जमीन पर भी गिरने लगते हैं। इसके बाद रे सोच रहा होता है यार ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। अब रे सोच रहा होता है कि इस ड्रैगन की पावर आखिर कितनी ज्यादा है, इसके सामने तो कोई भी बीस्ट टिक नहीं सकता। तभी रे उस ड्रैगन को देख ही रहा होता है कि उस ड्रैगन ने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और इस ड्रैगन की वजह से जो हमारी वॉर चल रही है वो तो बिल्कुल एक तरफा ही चल रही है। और मैंने अगर इस वॉर को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इस ड्रैगन ने लगभग सभी बीस्ट को ही मार दिया है और इस ड्रैगन की वजह से अब जो हमारी विक्ट्री है वो तो 100% फिक्स तो हो चुकी है। तभी वो ड्रैगन भी नीचे उतर जाता है और जाकर एरन के बगल में खड़ा हो जाता है। अब हमारा रे पूछता है कि माय लॉर्ड क्या आपको कोई भी चोट लगी है या आपके ड्रैगन को। तो एरन रे से बोलता है कि नहीं हमें
तो कोई भी चोट नहीं लगी। रे कहता है कि चलो ये बैटल तो लगभग एंड हो ही चुकी है, लेकिन तभी वो देखता है कि आसमान में बहुत सारे बीस्ट अपेयर हो जाते हैं। इसके बाद रे कहता है माय लॉर्ड जल्दी से अपने ड्रैगन को ऑर्डर दीजिए कि वो उनको संभाल ले। फिर हम देखते हैं कि एरन उस ड्रैगन से कुछ बोलता है और इसके बाद वो ड्रैगन भी आसमान की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब वो सारे बीस्ट उनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी एरन उस ड्रैगन से बोलता है ड्रैगन अब तुम्हें को इन सबको संभालना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन कुछ भी नहीं करता और वो सभी बीस्ट उस ड्रैगन के ऊपर ही चिपट जाते हैं और उसे खरोंचने लगते हैं, जिस वजह से उस ड्रैगन को भी खून निकलने लगता है। अब रे चिल्लाते हुए बोलता है व्हाइट ड्रैगन आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे। तभी रे देखता है कि एरन ने भी अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। इसके बाद रे एरन को पकड़ते हुए कहता है कि माय लॉर्ड आखिर आप कर क्या रहे हैं। तभी वहां पर धमाका होता है और साइड से बहुत सारे बीस्ट भी उन पर अटैक कर देते हैं। अब रे उन सभी बीस्ट को देखते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि सभी बीस्ट अब मर चुके हैं, पर इतने सारे बीस्ट अचानक से अपेयर कैसे हो गए और वो सभी बीस्ट अब उनकी तरफ हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर एरन ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी होती है और वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार ही होता है, लेकिन रे किसी तरीके से उन बीस्ट को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रे फ्लैशबैक की बातें सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर हमारे साथ व्हाइट ड्रैगन है, अब जो भी मॉन्स्टर हमारे सामने आएगा वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से मर ही जाएगा और जो भी हमारी जीत थी वो तो 100% ही थी, पर मैंने जो है ज्यादा कुछ सोच लिया था और अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं हम देखते हैं कि रे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी और यहाँ पर वो ड्रैगन भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। हम देखते हैं कि यहाँ पर रे ने बहुत सारे डीमंस को मार दिया होता है, लेकिन यहाँ पर अब कुछ ही डीमन बचे हुए भी थे, पर रे की जो हालत थी वो लगभग मरने जैसी ही हो रखी थी। अब कुछ डीमन थे वो रे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बचे हुए डीमन भी रे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रे भी वहीं पर झटके से उठता है और अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को एक बार में ही काट देता है। लेकिन हम देखते हैं रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी और उसके मुंह से बहुत ही तेजी से खून निकलने लगता है। अब रे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज कर लिया है और अगर मैं यहाँ पर लेट भी गया तो मैं सीधा ही मर जाऊंगा और उठ भी नहीं पाऊंगा। तभी रे ऊपर की तरफ देखता है और उस ड्रैगन को भी बहुत ही बुरी तरीके से भाले लगे हुए थे। इसके बाद रे उस ड्रैगन के पास जाता है कि हम दोनों बिल्कुल ही बेवकूफ थे, जो हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर बस जीतने ही वाले हैं। तभी वहाँ पर बगल में पड़ा हुआ एरन जो होता है वो अभी भी जिंदा होता है, वो भी खून की उल्टियां कर रहा होता है। तभी रे उसके पास चला जाता है। अब रे एरन से बोलता है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे ड्रैगन ने आधी रास्ते में ही लड़ना क्यों बंद कर दिया। मुझे पता है कि तुमने ही अपने ड्रैगन से कुछ कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन एरन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसकी कॉलर पकड़ के हिला देता है और कहता है अगर तुम्हारे ड्रैगन ने अटैक करना बंद नहीं किया होता तो हम इस बैटल को आराम से ही जीत जाते। तभी हम देखते हैं कि रे के पीछे से कोई उसके दिल के अंदर ही खंजर भोंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि रे अभी तक जिंदा होता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो बंदा रे से कहता है मैंने तुम्हारे दिल के अंदर भी खंजर भोंक दिया, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल अपने नाम के ऊपर तुम खड़े उतरते हो, बिल्कुल एक मोटल की तरह। अब रे भी कहता है कि बालताई तुमने ऐसा क्यों किया। तो बालताई हंसते हुए कहने लगता है कि रे अब तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बालताई एक आर्मी को लीड कर रहा होता है। अब उसके फ्लैग को देखकर रे भी कहता है कि इंपीरियल आर्मी का फ्लैग आखिर ये कैसे हो सकता है। बालताई आखिर इंपीरियल आर्मी को लीड कैसे कर सकता है, ये आखिर कैसे हो सकता है। फिर बालताई एरन से कहता है तुम सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो सारी चीजें थी ये पहले से ही प्लान होकर रखी थी। इसके बाद बालताई एरन के पास जाकर अपना वेपन उसके गले पे रखता है और कहता है कि इस बंदे का भी मरना पहले से ही तय हो रखा था। इसके बाद वो एरन का भी गला काट देता है। अब एरन को ऐसा मरता हुआ देखकर रे को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता है। तो इसके बाद बालताई आके रे को भी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि रे के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। अब बालताई उसे बताने लगता है कि तुम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे और हमने तुम्हें कितनी बार मारने की कोशिश की फिर भी तुम मरे नहीं, और तुम्हारे पास जो तुम्हारी एबिलिटी थी जो रीजनरेट कर सकती थी वो भी बहुत अच्छी थी, और साथ ही तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा यूनिक थी जिस वजह से तुम अभी तक सरवाइव कर पाए हो। इसके बाद रे कहता है तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद बाल्टाई कहता है कि हाँ मुझे पता था, पर अगर मैं तुम्हारे दिल में खंजर मारते जाऊं तो तुम लगभग मर ही जाओगे और तुम्हारी एबिलिटी भी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। अब बाल्टाई रे से हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल क्लोज थे अपने फ्रीडम के, अगर तुम थोड़ा
थोड़ा और सरवाइव कर लेते तो तुम अपना फ्रीडम भी पा लेते, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद रे को भी गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि बस मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था और मुझे अपना फ्रीडम चाहिए ही था। मुझे फ्रीडम पा के अपनी फैमिली को भी रिबिल्ड करना था, पर अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया। इसके बाद बालताई रे को बताता है कि चलो अब तुम तो मरने ही वाले हो तो तुम्हें सच्चाई भी बता देते हैं। जो 10 साल पहले तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ था, उन्हें बुरी तरीके से फंसाया गया था और साथ ही इस ड्रैगन का और इस पेंड्रैगन प्रिंस का भी मरना पहले से ही तय कर दिया गया था। ये पूरा एक प्लॉट था। अब रे को भी ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और बाल्टाई तभी उसका सिर जमीन पे पटक देता है। तभी हम देखते हैं कि बाल्टाई हंसते हुए अपना वेपन ऊपर करता है और ऊपर से नीचे की तरफ वो रे का गला भी काट देता है। उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था और रे भी यहीं पर मर जाता है। इसके बाद बाल्टाई और वहाँ से सब लोग जब चले जाते हैं तो हम देखते हैं भाई ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और उसके शरीर में जो स्पेयर घुसे होते हैं वो उन्हें भी बाहर निकाल देता है। तभी वो ड्रैगन एक मैजिक करने लगता है और हम देखते हैं आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सभी का खून आसमान की तरफ एक गोल गोल चक्कर सा बना लेता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि हमें जो कंडीशन चाहिए थी इस मैजिक के लिए वो सभी अब पूरी हो चुकी हैं। हमें चाहिए था 1000 डीमन का ब्लड और 1000 ह्यूमन का ब्लड और एक रॉयल ब्लड और एक रॉयल ड्रैगन का ब्लड। ये सारी कंडीशन अब पूरी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बोलती है कि जो कसम मैंने खाई थी अब उसे निभाने का समय आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रे और एरन का सर अचानक से ही गायब हो जाता है और वो ड्रैगन आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ड्रैगन राइडर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का भी सर धड़ से अलग हो जाता है। अब हमें रे का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एक अलग डायमेंशन में होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कि मैं फिर से रीजनरेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही है। लेकिन तभी रे की आंखें खुलती हैं और उसके सामने एक मेड होती है। इसके बाद वो मेड रेवन का हाथ पकड़ के उसे चेक करने लगती है, लेकिन तभी रे को होश आ जाता है और वो उड़ जाता है। अब रेवन को इस तरीके से उड़ता हुआ देखकर वो मेड कहती है माई लॉर्ड आप उड़ गए। इसके बाद वो रूम से भागते हुए जाती है और रूम के बाहर किसी को आवाज लगाती है कि माई ग्रेस अब उड़ गए हैं, जल्दी से आओ कोई हमारी मदद करो। अब रे सोचने लगता है कि ये माई ग्रेस मुझे बोल रही है। इसके बाद रे आसपास के नज़ारे को देखता है जहाँ पर एक कोई रॉयल रूम उसको लग रहा होता है। तभी उस कमरे में और भी सारे नौकर आ जाते हैं और उनमें से एक बटलर कहता है माई ग्रेस आखिर आप जग ही गए। और इसके बाद वो रे के पास आके भी उससे पूछने लगता है माई ग्रेस अब आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद वो बटलर रे से बोलने लगता है माई ग्रेस माई लॉर्ड आपको मैं याद हूँ कि नहीं। इसके बाद रे बोलने लगता है आप माई ग्रेस मुझे बोल रहे हैं क्या। तभी वो बटलर बोलने लगता है कि हाँ माई लॉर्ड अब मैं आप ही को बोल रहा हूँ, ये पेंड्रैगन हाउस है और आप यहाँ के मास्टर हैं। अब रे जैसे ही सुनता है तो वो जल्दी से उठता है और अपना मुंह देखने लगता है। इसके बाद वो एक पानी में अपना चेहरा देखता है तो वो देखता है कि वो दरअसल वो एरन पेंड्रैगन की बॉडी में आ चुका है। अब रे ऐसा सोचकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी उसकी मेड रे से पूछने लगती है क्या हुआ है यंग मास्टर आप इतनी चौंक क्यों गए, क्या अब आपको अपना चेहरा भी याद नहीं। तभी वो बटलर उस मेड को रोकने लगता है और कहने लगता है ऐसा तो नॉर्मल सी ही बात है, ये आखिर 3 साल बाद उठ रहे हैं तो इनके साथ ऐसा होना कुछ देर के लिए तो नॉर्मल की बात है। और धीरे धीरे यंग मास्टर को सब कुछ याद आ जाएगा जिसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद रे ऐसी बातें सुन के सोचने लगता है जो कि भी हमारी बैटल हुई थी उसको लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। अब रे सोचने लगता है मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरा गला पूरी तरह वहां पर कट गया था और एरन भी वहां पर मर चुका था। भले ही मेरे पास जो हीलिंग पावर है वो भी बहुत अच्छी है, पर इसके बावजूद भी मैं एरन की बॉडी में आकर आ कैसे गया और मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया। और दोस्तों अब से हम रे को एरन बोलेंगे क्योंकि ये इसकी बॉडी में आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि एरन के रूम में उसकी मदर आ जाती है और वो कहती है कि एरन फाइनली तुम जगी गए। इसके बाद वो उसके पास आते हुए कहती है आखिर तुम्हें 3 साल बाद होश आ ही गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन अपनी मदर को जब देख ही रहा होता है तो उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है उसको। तभी एरन की मदर उसे गले लगाते हुए बोलती है मेरे बच्चे क्या मैं तुम्हें याद हूँ। अब एरन सोचने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और मुझे कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा। अब एरन जब कंफ्यूज हो ही रहा होता है तो वो परछाई वाली लेडी एक खिड़की की तरफ उंगली करती है। जब एरन उस तरफ देखता है तो उसे एक वहां पर व्हाइट ड्रैगन दिखाई देता है। वो ड्रैगन एरन की खिड़की के सामने वाली छत पे खड़ा होता है। जब एरन उसको देखता है तो वो उसका नाम ले पा रहा होता है। जब वो उसका नाम लेता है कि सोल्ड्रेक, जब ही हम देखते हैं वो ड्रैगन को पता चल जाता है कि ये तो और कोई है तो वो उसके ऊपर दहाड़ मारता है जिससे उसकी खिड़की का कांच भी टूट जाता है। अब वो ड्रैगन उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने ही लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एरन फ्लैश
फ्लैशबैक सोचने लगता है और कहता है कि हमारे साथ ये ड्रैगन भी तो जब ही मारा गया था, क्या इसने अपने आप को रिवाइव कर लिया और इसके बाद ये यहाँ पर आ गया। अब एरन सोचने लगता है कि ये ड्रैगन मुझे मारने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन की मदर उसके सामने आ जाती है और कहती है मैं बिल्कुल भी अपने बेटे को अब और चोट नहीं पहुंचने दूंगी, और वो ड्रैगन को रोकने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शैडो वाली लेडी उस ड्रैगन के पास आ जाती है और उससे एक कान में कुछ कहने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लेडी एरन को एक आंख मारती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस लेडी की बात बड़ी अच्छी तरीके से मान रहा होता है। अब एरन की मदर एरन से कहने लगती है तुम्हारा आगे जाना अभी सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं वो शैडो वाली लेडी उस ड्रैगन से कुछ कहती है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप वहां से उड़ जाता है। तभी वो शैडो वाली लेडी भी वहां से गायब हो जाती है और इसके बाद वो बटलर एरन की मदर से पूछता है माई लेडी आप सुरक्षित है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो एरन की मदर कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझसे ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है, क्योंकि वो लगभग 3 साल बाद उठा है और अभी उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। तभी एरन सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो अब पूरी तरीके से ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल एरन ही हूँ, और अब मुझे धीरे धीरे एरन की यादें भी अपने दिमाग में आने लगी हैं, क्योंकि मुझे उस ड्रैगन का नाम भी अपने आप ही याद आ गया था। अब एरन कंफ्यूज हो ही रहा होता है। तभी उसकी मदर एरन से पूछती है मेरे बेटे क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? इसके बाद एरन हंसते हुए कहता है हाँ मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसके बाद सभी लोग अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और एरन पीछे सोचने लगता है। इसके बाद एरन सोचने लगता है कि मुझे अब सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, जिसके बाद मैं अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और किसी को भी मुझे अपनी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए, और जैसा भी चल रहा है मुझे वैसा ही चलने देना चाहिए। इसके बाद एरन अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो 10 साल कैसे सरवाइव कर पाया था उस जगह पर, जिसके बाद उसके साथ धोखा हुआ था और एरन के साथ भी धोखा हुआ था और उसे प्लॉट करके जान से मार दिया गया था। पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, वो भी एरन पेनड्रैगन की बॉडी में, और मैं यहाँ पर लगभग 7 साल पहले आ चुका हूँ उस बैटल की, यानी वो बैटल जो होने वाली है वो अब से 7 साल बाद होने वाली है। इसके बाद एरन सोचने लगता है कि जो भी मेरे बुरे दिन थे वो अब खत्म हो चुके हैं और मेरे इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि लोग मुझे चम्मच से मुंह के अंदर ही खाना खिला रहे हैं। इसके बाद एरन अपनी मेड से बोलता है कि ये जो खाना है मैं तो खुद अपने हाथों से भी खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जगे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है। इसके बाद वो मेड कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे डॉक्टर ने साफ मना किया कि आपको अपने हाथों से ही खाना खिलाऊं मैं। इसके बाद वो एरन से कहने लगती है कि जल्दी से मुंह खोलिए। इसके बाद एरन सोचने लगता है जो मेड है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और इसका नाम है मिडसी। ये मेड सच में मेरी बहुत ज्यादा परवाह करती है और जितने टाइम भी मैं बीमार रहा इसी ने मेरी देखभाल की। अब एरन की वहाँ पर एक भी बात नहीं चलती और उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। इसके बाद वो अपना खाना फिनिश कर लेता है और हम देखते हैं कि एरन को वहाँ पर ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद वो मेड एरन से बोलने लगती है माय लॉर्ड जब तक आपकी दवाइयाँ तैयार हो रही हैं जब तक मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। लेकिन एरन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, और इसके बाद वो खड़ा होके कहने लगता है जल्दी से मुझे मेरे कपड़े दे दो और मुझे अपने बाल बांधने के लिए भी कुछ दे दो। लेकिन तभी वो मेड उसके सामने आ जाती है और कहती है माय लॉर्ड आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो मेड एरन से बोलने लगती है कि माय लॉर्ड आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप अगर चलेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, और जो भी आपके कपड़े हैं और जो भी आपके हेयर करने हैं वो सब बातें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके कपड़े भी चेंज कर दूंगी। अब एरन सोचने लगता है कि मैं इतना पावरफुल हंटर था पर मेरी एक भी बात इस मेड के सामने चल ही नहीं रही है। तो इसके बाद वो उस मेड से बोल देता है कि हाँ ठीक है तुम्हें जो भी करना है कर दो। इसके बाद हम देखते हैं वो मेड एरन के कपड़े बदल देती है और उसके बाल भी बना देती है। अब एरन सोचने लगता है मैं जब से यहाँ आया हूँ लोग मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत है और कोई भी मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ रहा। अब एरन अपने दांत पीस ही रहा होता है क्योंकि उसे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एरन की 2 सिस्टर आ जाती हैं जिनका नाम होता है लेडी एरिन और लेडी मिया। वो मेड ऐसा कह ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एरन की छोटी वाली सिस्टर जो कि आके उसके पैर से चिपक जाती है और वो बहुत ही क्यूट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन की बड़ी वाली सिस्टर पूछती है ब्रदर आप कैसे हो। इसके बाद एरन कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम कैसी हो। फिर एरन की सिस्टर कहती है कहीं हमने आपको आकर यहाँ पर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। लेकिन एरन तो मन में दांत पीस रहा था, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं। इसके बाद एरन की सिस्टर कहती है आपको याद है आपने कोर्टयार्ड में फ्लावर लगाए थे वो अभी खिल चुके हैं, क्या आप चलना चाहते हो उन्हें देखने के लिए? और आपने जो कॉर्नफ्लावर भी लगाए थे वो भी बहुत जल्दी खिलने वाले हैं। अब एरन मन में सोचने लगता है जब से मैंने इन लोगों को बताया है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, जब से किसी न किसी बहाने छोटी छोटी बातों को मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इससे अब मुझे एक फायदा तो हो रहा है, मुझे इन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मुझे काफी ज्यादा चीजें पता चल गई हैं कि एरन आखिर कैसा बंदा था। वो बिल्कुल बिल्कुल नमूना था एक नंबर का। उसे स्वॉर्डमैन सीखने की जगह बिल्कुल पेंटिंग बनाने का और रीडिंग करने का शौक था। उस नमूने को फाइटिंग सीखने से अच्छा फ्लावर लगाने का शौक था। लेकिन हद तो इस नमूने ने तब पार कर दी जब इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी स्वॉर्डमैन से बिल्कुल जीरो हो गई। और यही खबर आसपास के हाउस में भी पता चल गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का नमूना है, जिसकी वजह से आसपास के हाउस होल्ड हमारे पेनड्रैगन हाउस के ऊपर हंसने लगे कि इसका सक्सेसर जो है वो एक नंबर का नमूना है। और इसी नमूने की वजह से इस पेनड्रैगन हाउस होल्ड की रेपुटेशन इतनी नीचे चली गई। लेकिन जब मैं अब इसकी बॉडी में आ गया हूँ तो मुझे ये अब कुछ करना होगा, और ये अभी मुझे उस बैटलफील्ड में जाने के लिए लगभग 7 साल का टाइम बाकी है। और उस टाइम में मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और अपनी पावर भी इतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी कि कोई भी मेरे आगे आ ना पाए। और नौकरों से मुझे पता चला है कि एरन लगभग 14 साल की उम्र में ही अपनी कोमा में चला गया था, और ये अभी उठा है 3 साल बाद, जबकि मैं इसकी बॉडी में आया हूँ। अब कोई ना कोई रीजन तो होगा ही जो मैं इसकी बॉडी में यहाँ पर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लेकिन अब मुझे इन बातों को सोचने से पहले एक और बात भी सोचनी होगी कि आखिर मेरे साथ बेटर पिछली लाइफ में किया किसने था। अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिल चुका है तो मैं अब उस प्लान का भी पता लगाऊंगा जो कि बाल्टाइन ने कहा था कि तुम्हारी फैमिली को एक प्लॉट करके मारा गया है। अब एरन सोचने लगता है कि मैं अब पूरी तरीके से हम दोनों के साथ आकर हुआ क्या था और हम दोनों के साथ ये किसने किया था, मैं उससे हम दोनों का ही बदला लूंगा। भले ही मैं एक की बॉडी में हूँ, पर हम दोनों के साथ ही किसने किया था मैं उसका पूरा बदला ही लेके रहूंगा। अब एरन ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बहन उससे कुछ कहने लगती है, लेकिन वो उसकी बातें सुन नहीं रहा होता है। तो उसकी बहन एक बार फिर से कहती है, ब्रदर मेरी बातें आप क्या सुन नहीं रहे हैं? तो इसके बाद एरन कहता है, हाँ हाँ बात अपनी तुम पूरी करो, मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद उसकी बहन कहती है, आपकी जो लेडी है मिस लूना, वो बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आने वाली है। अब एरन उससे पूछने लगता है कि आखिर मिस लूना ये है कौन है। इसके बाद उसकी बहन कहती है, हाँ आपकी तो याददाश्त चली गई है तो आपको पता नहीं। तो उसके बाद वो बताती है, ये जो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा हाउस है, ये उसकी प्रिंसेस है और ये आपकी मंगेतर है जो कि आपसे मिलने के लिए आने वाली है। अब एरन की मंगेतर भी है, ये बातें सुन के वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मिस लूना दिखाई जाती है। लेडी लूना जो होती है वो अपने कैरेज में होती है और कुछ गार्ड के साथ और एक नाइट के साथ वहाँ पर एरन से मिलने के लिए आ रही होती है। तभी उसका नाइट बोलता है, मिस लूना हम बहुत जल्द पेनड्रैगन हाउस होल्ड में पहुंचने वाले हैं और जब तक आप थोड़ा आराम भी कर सकती हैं। अब हमें मिस लूना दिखाई जाती है। फिर वो नाइट मिस लूना से बोलने लगता है कि मिस लूना आप बिल्कुल 3 साल बाद अपने फियांसे से मिलने वाली हैं, तो आप कैसा फील कर रही हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं? अब हमें बताया जाता है ये नाइट जो कि लूना की फैमिली सैरोट फैमिली का एक हेड नाइट है। इसके बाद मिस लूना कहती है, पर मैं तुम्हें आकर बताऊं ही क्यों? फिर लूना बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो और सिर्फ मुझे गार्ड करो और जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ मुझे बस इग्नोर करो। अब लूना एरन के बारे में सोचने लगती है कि एरन आखिर कैसा इंसान है। वो बिल्कुल एक डरपोक की तरह छुपा रहता था और शैडो में ही रहता था। जब भी मैं उससे मिलने के लिए जाती थी वो डरा हुआ रहता था और मेरे पास भी नहीं आता था। और मुझे नहीं लगता कि अब मेरी मुलाकात उससे आज इस बार भी हो पाएगी। और मैं इस बंदे को पसंद नहीं करती थी जो कि मेरी फैमिली थी, उसे इस रिश्ते से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों की एंगेजमेंट करा दी और अब पेनड्रैगन जो हाउस होल्ड है उसने अपनी रेपुटेशन को खो दिया है और इसके बाद अब हमें इससे के साथ एंगेजमेंट करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग इसको तोड़ने ही वाले हैं। और वैसे भी मैंने इस बंदे को अपना हस्बैंड कभी भी नहीं माना था। और जब मेरे फादर ने कहा था कि हम लोगों को अब इस एंगेजमेंट को तोड़ना पड़ेगा तो इसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। अब हमें इस नाइट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जोसेफ होता है। जोसेफ मिस लूना से कहता है कि हमारे यहाँ पर आने का मेन मकसद तो यही है कि हम लोगों को इस एंगेजमेंट को तोड़ना है। इसके बाद जोसेफ एरन के बारे में बोलने लगता है कि वो तो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, क्या उनमें थोड़ी भी समझदारी आई है? तो मिस लूना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपने काम से काम और वहाँ पर जाकर जितनी भी बातचीत होगी वो सिर्फ मैं करूंगी, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगे। फिर मिस लूना बोलने लगती है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलना है और ना ही कोई तमाशा खड़ा करना है। इसके बाद वो नाइट बोलने लगता है, पेनड्रैगन हाउस होल्ड वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रह चुका है और उस हाउस होल्ड का सूरज जब पूरी तरीके से डूब गया उसे कोई भी वापस गिरो नहीं करा सकता क्योंकि उसकी ग्लोरी है वो पूरी तरीके से चली गई है। इसके बाद वो नाइट बोलने लगता है, और जो एरन है ना उसने इस बार उस ड्रैगन से अपना पैक्ट बिल्कुल भी नहीं बना पाया है और पेनड्रैगन हाउस होल्ड
बिना ड्रैगन के उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद लूना बोलने लगती है कि बस तुम अपना मुंह अब और मत चलाओ और उसको बंद ही रखो। इसके बाद लूना सोचने लगती है हमारे जो आसपास के हाउस होल्ड है वहाँ पर कोई भी मैन आज तक मुझे अच्छा नहीं दिखा है। या तो कोई बहुत ही ज्यादा घमंडी होता है या तो कोई बहुत ही ज्यादा बातों नहीं होता है। मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तभी लूना भी पेंटाड्रैगन हाउस होल्ड में पहुंच जाती है। तभी लूना एरन की फैमिली के सामने आकर बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है मुझे आपसे बहुत टाइम बाद मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एरन के साथ उसकी पूरी फैमिली ही लूना को ग्रीट करने के लिए आई होती है। तभी हम देखते हैं कि एरन की बहन जाती है और लूना को गले लगा लेती है। अब एरन की बहन लूना से कहती है लूना आप तो अभी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अब एरन की मदर एरन से कहने लगती है कि लूना यहाँ से बहुत दूर से तक कर आई है तो चलो अब तुम इसको जाके इसके रूम तक ग्रीट कर दो। अब लूना सोचने लगती है कि एरन अभी तक इतना बेचारा है कि अपने मॉम के बिना किसी को ग्रीट भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल से झटके से उसके सामने आ जाता है और बड़े ही अदब से उससे कहता है हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो चलो मैं अब तुम्हें तुम्हारे रूम तक ग्रीट कर देता हूँ। अब एरन का एकदम से रॉयल एटीट्यूड देख के लूना भी बिल्कुल शौक हो जाती है कि ये आखिर कौन इंसान है जो कि बिल्कुल इतनी झटके से ही बदल गया। पहले तो ये बहुत ही शर्माइला रहता था पर ये तो अब बिल्कुल एक रॉयल प्रिंस लग रहा है। अब एरन उससे बोलता है तुम्हारे जो नाइट है उन्हें एक दूसरे रूम में कर दिया गया है, ये तुम्हारे लिए ठीक है ना। इसके बाद लूना उसको ऐसा देखकर शौकी हुई होती है तो एरन पूछता है कि आखिर तुम्हें आखिर हुआ क्या है। तो लूना कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, जो नाइट है उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। तभी एरन सोचने लगता है कि मुझे अपनी मदर से पता चल गया था कि आखिर ये किस टाइप की बंदी है। ये बिल्कुल शांत रहती है पर इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है और वैसे भी ये बिल्कुल एक दूसरे की फैमिली को फायदा कराने वाले ही मैरिज हो रखी थी। तभी वहाँ पर वो मेड आती है और वो रूम खोलती है और कहती है माई लॉर्ड इस तरफ आइए। इसके बाद एरन एक कमरे में आ जाता है लूना के साथ। इसके बाद एरन की मेड लिनेसी एरन से बोलती है कि माई लॉर्ड मैं आपके लिए टी प्रिपेयर कर दूं आप दोनों के लिए। इसके बाद एरन कहता है ठीक है मैं सब काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद एरन पीछे पलटता है और मिस लूना से कहता है कि तुम यहाँ पर अभी खड़ी होकर आकर कर क्या रही हो, कोई अच्छी सी जगह देखो और वहां जाकर बैठ जाओ। अब ये सुन के तो मिस लूना बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और सोचने लगती है एक बंदा जो किसी से आंखें भी नहीं मिला पाता था, ना कि अकेला खड़ा रह पाता था, वो इतनी अदब से आकर कैसे बात कर रहा है और आखिर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। ये तो मुझे कोई प्रिंस भी नहीं लग रहा है, ये तो मुझे कोई किंग लग रहा है जो सभी को ऑर्डर दे रहा है। अब मिस लूना को रहा नहीं जाता और वो एरन से पूछ ही लेती है कि तुम आखिर इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो चुके हो और मुझे तुम्हारे सर्वेंट से पता चला है कि तुमने जो अपनी मेमोरी है उन्हें भी खो दिया है और मैं भी क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। इसके बाद एरन एक चेयर पे बैठते हुए कहता है कि हाँ जब से मैं उठा हूँ उसके पहले की मुझे कोई भी मेमोरी याद नहीं। अब लूना भी उसके पास बैठ जाती है और सोचने लगती है क्या इसने अपनी मेमोरी को खो दिया है तो क्या इसके पास एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी आ चुकी है। अब लूना सोचने लगती है कि हम तो इसकी पुरानी वाली पर्सनालिटी से इसकी अभी की पर्सनालिटी को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो चार्म है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और अभी तो ये बिल्कुल किसी एम्पायर की किंग की तरह लग रहा है। अब लूना भी एरन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से रहा तो ये अपने पेंटाड्रैगन हाउस की ग्लोरी को फिर से रिवाइव कर लेगा। अब एरन मिस लूना को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर आई क्यों है और मैं जब से इसको देख रहा हूँ ये लड़की कुछ तो अपने मन में छुपा के रखी है तो इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उस बात के निकालने के लिए मुझे इससे कुछ लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ लेने चाहिए। तो इसके बाद एरन बोलने लगता है कि मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर्सनालिटी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है और मेरे घर वाले भी बिल्कुल यही बोल रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अनफेयर होगा कि अब आप मेरे साथ इस मैरिज को करें क्योंकि अब मैं बिल्कुल डिफरेंट बंदा बन चुका हूँ जिससे आपने एंगेजमेंट करी थी। तो मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल भी इस शादी को नहीं करना चाहिए और हमें इस शादी को अब रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब एरन की ऐसी बात सुनकर मिस लूना चिल्लाती है बहुत ही जोर से कि नहीं। इसके बाद लूना कहती है मुझे माफ करना इतनी जोर से चिल्लाने के लिए। अब लूना अपने मन में सोचने लगती है कि अभी अभी मैंने आखिर किया क्या, अभी कितना अच्छा चांस था कि मैं जो काम यहाँ पर करने के लिए आई थी ये सामने से ही इस शादी को रद्द करने के लिए बोल रहा था। आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। मेरे फादर ने मुझसे साफ साफ ही कहा था कि इस शादी को पूरी तरीके से रद्द करना है तो मैं यहाँ पर आके और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल इसी रीजन से आई थी कि मैं यहाँ पर आकर अपनी एंगेजमेंट और अपनी शादी को पूरी तरीके से रद्द कर दूं। अब लूना सोचने लगती है कि ये बहुत ही मुश्किल बात है कि ये बंदा अपनी फैमिली के जो ऑनर को हैं और प्राइड को फिर से रिस्टोर कर पाए।
तो इसके लिए अब यही अच्छा होगा कि मुझे भी इसकी शादी को अब रद्द यहीं पे कर देना चाहिए। अब वो ऐसा बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मेड आती है। अब एरन की मेड लिंडसी वहाँ पर आ जाती है और वो एरन को बुलाते हुए कहती है, मैंने आपकी चाय को प्रिपेयर कर तो दिया था, लेकिन अब वो लेकिन कर ही रही होती है। लेकिन तभी एरन बोलता है कि जो बात है साफ साफ जल्दी से बताओ। इसके बाद लिंडसी बोलती है, जो आपकी मदर है उन्होंने आपको ऑडियंस हॉल में बुलाया है। तो एरन बोलता है कि इसमें दिक्कत क्या है। तो वो मेड बताती है कि लेडी लूना के साथ जो नाइट आया है उसके साथ हॉल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो तभी एरन लूना को देखने लगता है, जिसके बाद लूना भी अपना सर नीचे करके सोचने लगती है कि ये बेवकूफ नाइट, मैंने इसको इतना ज्यादा समझाया भी था कि यहाँ पर आके अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोले, पर इसने अब देखो कि मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया। तभी एरन लूना से बोलता है कि तुम जब से यहाँ पर आई हो मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मन में कुछ ना कुछ छुपा कर रखी हो और तुमने कोई ना कोई स्कीम लेके यहाँ पर आई हो, बिल्कुल ऐसी ही बात है ना। तो लूना कहती है नहीं। अब लूना मन में सोचने लगती है कि मुझे अभी से उस बात को बता देना चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। इसके बाद हमारा हीरो उसको पलट के देखता है गुस्से में। इसके बाद वो कहता है चलो हॉल में ही चल के देखते हैं क्या हो रहा है और तुम्हारा बेवकूफ नाइट आखिर वहां पर कर क्या रहा है। इसके बाद ये सभी लोग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हॉल की तरफ जाते हुए लूना यही सोच रही होती है कि यार ये बंदा आखिर एकदम से इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया है और मुझे वहां पर जाकर देखना होगा आखिर मेरा बेवकूफ नाइट आखिर कर क्या रहा है वहां पर। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें पेंड्रैगन हाउस होल्ड का थ्रोन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वही नाइट खड़ा होता है। तभी वो बटलर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम यहाँ पर शादी को तोड़ने के लिए आए हो। फिर वो नाइट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर आज पेंड्रैगन हाउस होल्ड के प्रिंस है उन्हें यही बात का इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि हम लोग ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि एरन की मदर गुस्से में उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर ये मैरिज को कैंसिल करने के लिए आए हो तो तुम्हें भी इस मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्या तुम इसके लिए भी तैयार हो। इसके बाद वो नाइट थोड़े से आधा बहुत थोड़ी एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ हम इस कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और इसके बदले हम आपको एक गोल्ड माइंड और एक क्रिस्टल माइंड भी देने वाले हैं। उसी के साथ हम आपकी फैमिली को दो यहाँ पर लंबर मिल्स होते हैं ना वो भी देने वाले हैं। अब उस नाइट की ऐसी बातें सुन के वहाँ के सभी लोग सरप्राइज हो ही रहे होते हैं। तभी वो नाइट देख, इसके बाद वो नाइट बोलता है मुझे लगता है कि आप लोग इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस रिश्ते को तोड़ने के बदले में क्या चाहिए, जिस चीज को मैं अपने लॉर्ड को बता सकूं। इसके बाद एरन की मदर सोचने लगती है ये यहाँ पर हमारे हाउस की और कितनी बेइज्जती करने वाला है। हमारे हाउस की जो अभी फाइनेंशियल स्थिति है वो अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन जो हमारी फैमिली की प्राइड है, अगर हमने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिल्कुल भी मेरी फैमिली की प्राइड से झेल नहीं पाएगी। तभी हमारी एरन की मदर बोलने लगती है मैं जो तुम्हारा ऑफर है वो उसे रिजेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इसके पहले ही वहाँ पर एरन आ जाता है। अब जैसे ही एरन वहाँ पर एंट्री लेता है हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए नाइट अपने घुटनों पर आ जाते हैं। एरन वहाँ पर लूना के साथ आया था। अब एरन की मदर एरन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो नाइट मन में सोचने लगता है कि लूना जिस बच्चे के साथ तुम यहाँ पर आई हो मैं बता दूंगा ये बिल्कुल भी नालायक है और ये कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। इस बच्चे से ज्यादा वर्दी मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हूँ। तभी हमारा एरन वहाँ पर जाता है और अपने थ्रोन पे बैठ जाता है बड़े एटीट्यूड के साथ। इसके बाद वो नाइट बोलता है यंग मास्टर आपसे बहुत टाइम बाद मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हमारा एरन उसे अकड़ के देखता है और कहता है तुम हो कौन यहाँ पर। ये सुन के उस नाइट का तो मुंह ही बन जाता है। इसके बाद एरन से बोलने लगता है मैं जब से अपनी कोमा से उठा हूँ मुझे उसके पहले की कोई भी बात याद नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम आखिर हो कौन है यहाँ पर। इसके बाद वो नाइट सोचने लगता है कि अगर इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है तो मुझे इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज क्यों लग रहा है, पर अगर इसकी पर्सनालिटी भी चेंज हो चुकी है तो इससे इफेक्ट नहीं बदलता है कि ये बिल्कुल एक फूल ही था पहले और मुझे लगता है अभी भी बिल्कुल एक फूल ही की तरह है। इसके बाद वो नाइट कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जिस मकसद से आया था मैं वो पूरा करके रहूंगा और इस बेवकूफ को इसकी असली औकात दिखा के रहूंगा और इसके बाद मिस लूना मेरी हो जाएगी। इसके बाद वो नाइट एरन से कहने लगता है आपके बारे में मुझे ये जानकर बहुत ही बुरा लगा और मैं सायरन फैमिली का एक हेड नाइट हूँ। अब वो नाइट और भी कुछ कहने वाला था लेकिन तभी एरन उसकी बात काट देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे एक हेड नाइट से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने के लिए, तुम जो है वर्दी नहीं हो यहाँ पर आकर बात करने के लिए। अब एरन कहता है चल तू यहाँ से निकल जा आप जल्दी से। इसके बाद वो नाइट कहने लगता है आप किसी हेड नाइट के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो वो बहुत ही रूड माना जाएगा। इसके बाद एरन उसे बहुत ही गुस्से में देखने लगता है और उससे कहने लगता है तेरी बहुत हिम्मत हो गई जो तू यहाँ पर आके ऐसी बात कर रहा है मेरे साथ, और मैंने तुझसे कहा कि यहाँ से निकल जा और मुझे अपनी बात को दोबारा रिपीट ना करना पड़े। अब एरन की ऐसी बातें सुन के वो नाइट वहीं पर कांपने लगता है और साइड में हट जाता है। तभी एरन लूना से बोलता है मैंने जैसा सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही
ही लग रहा था वो ही निकला। अब चलो तुम यहाँ पर आ गया और मुझे सारी बात बताओ कि तुम आकर यहाँ पर करना क्या चाहती हो। अब एरन उंगली से लूना को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद लूना सोचने लगती है, मुझे नहीं लगा था कि ये सारी बातें इस तरीके से एंड होंगी। अब मुझे आकर यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब एरन लूना से बोलने लगता है, मुझे लगता है तुम लोग अब यहाँ पर शादी कैंसिल करने के लिए आए थे और उसके बदले एक गोल्ड माइन और एक डायमंड माइन को देने वाले हो और 2 लंबर मिल को। इसके बाद एरन कहने लगता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये सुन के वहाँ पर सभी लोगों के मुंह बिल्कुल शौक की तरह बन जाते हैं। अब एरन की मदर भी सोचने लगती है कि आखिर इसने इस बात के लिए हाँ कैसे कर दिया। इसके बाद वहाँ पर जो बटलर था वो भी कहने लगता है, यंग मास्टर आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है इससे हमारे पेनड्रैगन हाउस होल्ड की रेपुटेशन में भी फर्क आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन वहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है, हमारा जो पेनड्रैगन हाउस होल्ड है उसे फिर से पावरफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है और मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन छोटी मोटी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान देने के लिए। और साथ ही मुझे लगता है कि शेरोन हाउस अब बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है हमारी जो शादी है उसे कंटिन्यू करने के लिए, है ना मिस लूना साइरोन। इसके बाद लूना कुछ बोलने वाली होती है लेकिन उसके मुंह से कुछ वर्ड निकल ही नहीं रहे होते हैं। इसके बाद वो वहीं पर चुप हो जाती है। अब लूना फ्रस्ट्रेट होते हुए मन में सोचने लगती है कि मैं तो यहाँ इससे शादी तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन अभी वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रहा और मैं शायद अब इससे प्यार भी करने लगी हूँ। इसके साथ वो ब्लश भी कर रही होती है। इसके बाद एरन बोलने लगता है, तुम्हें अब सोचने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि पर जो मेन फैसला था वो तुम्हारे फादर ने पहले से ही लेके रखा है, तो अब मुझे ज्यादा नहीं लगता कि अब यहाँ पर और कुछ भी ज्यादा होने वाला है। जो तुम्हारा ये ऑफर था इस रास्ते को कैंसिल करने के लिए, मैं उसको पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वो अपनी मदर से भी पूछने लगता है, मदर आपको इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं है। इसके बाद उसकी मदर कहती है, नहीं, तुम अब पेनड्रैगन फैमिली के हेड हो तो तुम जो भी कहोगे उसी को माना जाएगा। इसके बाद एरन कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद एरन वहाँ पर खड़ा होता है और अपना हाथ ऊपर करके सभी के सामने चिल्ला के कहता है, मैं एरन द पेनड्रैगन फैमिली का हेड, यहाँ पर मेरी जो एंगेजमेंट हो रखी थी साइरोन फैमिली की प्रिंसेस के साथ उसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ और इसी के साथ उनकी एंगेजमेंट वहाँ पर कैंसिल हो जाती है। अब लूना यहाँ पर थोड़ी सैड लग रही थी, पर वो उस नाइट की वहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रखी थी तो वो अपने दांत पीस रहा था। इसके बाद हमें एरन दिखाया जाता है जो कि चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। अब एरन बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा जो भद्दा मैटर था मेरी एंगेजमेंट तोड़ने का उसको भी मुझे ही संभालना पड़ा और मुझे इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ी जिस वजह से मेरा सर भी दर्द करने लगा। अब एरन सोचने लगता है कि जो मुझे इस एंगेजमेंट तोड़ने से माइंड और नंबर मिली होती हैं, अगर उनसे कुछ अच्छी चीजें निकल आए तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी हो जाएगी हमारे हाउस होल्ड की। तभी उसे रास्ते में एक पोर्ट्रेट दिखती है जो कि एक लेडी की होती है। वही लेडी होती है जो कि शैडो में आई होती है जिसने उस ड्रैगन को रोका होता है। तो एरन पूछने लगता है कि आखिर ये किसकी फोटो है और ये लेडी है कौन। तो वहाँ पर उसकी मेड बताने लगती है जो कि आपके ग्रैंडफादर थे, ये उसकी बहन है और इसका नाम अथिया पेनड्रैगन है। तो एरन भी उसका नाम लेने लगता है, अथिया पेनड्रैगन। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लेडी की शैडो फिर से वहाँ पर अपेयर हो जाती है। अब अथिया कहने लगती है कि तुमने मेरा नाम लिया तो चलो मैं आ गई और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो यहाँ पर आओ। इसके बाद एरन अथिया के साथ एक दूसरे रूम में आ जाता है और फिर एरन बोलता है, अथिया द पेनड्रैगन आपको आखिर मुझसे क्या बात करनी है। तो इसके बाद अथिया कहती है, मैं जैसे भी एक घोस्ट हूँ तो तुम्हें मेरा नाम लेने की भी कोई भी जरूरत नहीं। अब एरन अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने 10 साल नरक जैसी जगह पर गुजारे हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर और डीमन को भी मारा है, पर मेरा सामना यहाँ पर पहली बार एक घोस्ट से हो रहा है। अब एरन सोचने लगता है कि जब से मैं इस बॉडी में आया हूँ एक के बाद एक कांड मेरे साथ ही हुए जा रहे हैं। इसके बाद अथिया कहती है, चलो मेन पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर हो कौन। मुझे पता है कि तुम एरन द पेनड्रैगन तो नहीं हो। अब अथिया वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सा लुक दे रही होती है जिससे कि एरन भी अब यहाँ पर डर जाता है, लेकिन तभी अथिया हंसने लगती है और कहती है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी और जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो मुझे सोल्डरिक से पता चल गया था कि तुम एरन द पेनड्रैगन नहीं हो। इसके बाद एरन कहता है कि अच्छा तो तुम ड्रैगन से भी बात कर सकती हो। और इसके बाद वो पूछने लगता है कि तुम्हें पता है क्या मेरे साथ यहाँ पर हुआ क्या है। अब अथिया कहने लगती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है और तुम आखिर कैसे एरन द पेनड्रैगन की बॉडी में आ चुकी हो, तो क्या तुम मुझे शुरू से बता सकते हो। अब एरन सोचने लगता है कि ये जो लेडी है ये तो एक घोस्ट है और मुझे नहीं लगता अगर मैं इसे कुछ भी बता दूंगा तो उससे कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसके बाद एरन कहने लगता है कि ठीक है मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपके ऊपर है कि आप मेरे ऊपर यकीन
यकीन करती हो या नहीं। इसके बाद एरन अतिया को सारी बातें बता देता है कि उसके साथ पिछली बार क्या क्या हुआ था और वो किस तरीके से एरन के साथ एक जंग पे गया था जहाँ पर उसे कुछ लोगों ने प्लॉट करके मार दिया था और एरन को भी। इसके बाद एरन कहने लगता है कि हम दोनों तो उस बार मर गए थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं जिंदा कैसे हो गया और एरन की बॉडी में आकर आ कैसे गया। इसके बाद अतिया कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल समझ में आ गई। इसके बाद एरन कहता है कि आप मेरे ऊपर बिलीव करती हैं। इसके बाद अतिया कहती है मैं बिलीव करूं या ना करूं, इससे इफेक्ट तो नहीं बदलने वाला कि तुम अब एरन द पेनड्रैगन बन चुके हो। और जो सोल ड्रेक है उसे भी पता चल गया है कि तुम एरन द पेनड्रैगन नहीं हो और शायद तुमने पिछली बार जिस एरन द पेनड्रैगन को प्रोटेक्ट किया था उस लाइफ में शायद वो एक फेक एरन होगा। फिर एरन कहने लगता है कि क्या, लेकिन तभी अतिया कहती है यहाँ पर जो सोल ड्रेक है ना हमारा पेनड्रैगन हो तो जनरेशन से उसके साथ पैक्ट बनाता हुआ आ रहा है। इसके बाद अतिया बताने लगती है जो कि हमारा यहाँ पर मुलाजियम है ना वहाँ पर सिर्फ सोल ड्रेक नहीं है, वहाँ पर हमारे जो एंसेस्टर हैं उनकी सोल भी उसे प्रोटेक्ट करती है। साथ ही उस मुलाजियम के अंदर वहाँ की पावर और हमारी अथॉरिटी और वहाँ का बहुत ज्यादा फॉर्चून भी है। और अगर उस मुलाजियम का दरवाजा अगर खोल दिया गया, जो भी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है पावर पैसे की वो सब यहाँ पर पूरी हो सकती है, लेकिन अभी उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है जिस वजह से हमारे हाउस होल्ड की भी रेपुटेशन और इसकी ये हालत हो रखी है। और अब तुम्हें जाके उस मुलाजियम के गेट को खोलना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें उस ड्रैगन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और जो कि यहाँ के पेनड्रैगन हाउस होल्ड का सक्सेसर है सिर्फ वो ही उस दरवाजे को खोल सकता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, तुम्हें सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। अगर तुमने उस सोल ड्रेक की पावर को ओवरकम नहीं कर पाया और तुमने उसकी ट्रायल से हार मान ली तो तुम्हें उसके बाद दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। और जो तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने आखिर में हार नहीं मानी और उन्होंने सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ही लिया। फिर अतिया एरन को बताने लगती है कि यहाँ पर पेनड्रैगन हाउस होल्ड में जितनी भी वीक जनरेशन आई है उनमें से सबसे ज्यादा वीक एरन ही था और उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, लेकिन वो नहीं बना पाया और उसके बाद वो कोमा में चला गया। और अगर जो सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में फेल हो जाता है वो बिल्कुल नामुमकिन होता है कि वो दोबारा उठ भी पाए। लेकिन अब तुम जैसा कह रहे हो कि तुमने जिस एरन द पेनड्रैगन के साथ फाइट की थी उसके साथ सोल ड्रेक भी थी, यानी वो एरन द पेनड्रैगन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइफ में तो एरन द पेनड्रैगन ने एक बार पैक्ट बनाने की कोशिश की थी और वो नहीं बना पाया। और जैसा कि तुम अगर बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी बॉडी में अब दूसरी सोल आ चुकी है तो तुम्हारे पास एक और मौका है कि तुम सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सको, क्योंकि जो ड्रैगन सोल ड्रेक होती है वो सोल से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और जबकि तुम्हारी सोल ही दूसरी आ चुकी है तुम्हारी बॉडी में तो तुम उसके साथ एक और बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। और अब तुम्हें अपने सभी सोल्जर को इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके बाद तुम्हें मुलाजियम का दरवाजा भी खोलना पड़ेगा, जिसके रास्ते में तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर भी मिलेंगे जिन्हें तुम्हें अपनी डिफीट भी करना होगा, जिसके बाद तुम्हें सोल ड्रेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। इसके बाद अतिया बता देती है कि जो वो ड्रैगन है वो दरअसल एक लड़की है। इसके बाद अतिया कहती है कि अगर तुमने ये सब कर दिया तो तुम यहाँ पर ट्रू पेनड्रैगन भी बन जाओगे। और इसके बाद अतिया पूछती है क्या तुम ये सब करोगे इस फैमिली के लिए। इसके बाद एरन भी कहता है ठीक है चलो मैं अभी करने के लिए तो राजी हो जाता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस फैमिली को राइज करता हुआ देखूँ। और मुझे पता चल गया है कि मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ मुलाजियम का गेट ही खोलना है और ड्रैगन के साथ पैक्ट भी बनाना है, जिसके बाद इस फैमिली को राइज करने के लिए हमें सभी रिसोर्सेस भी मिल जाएंगे, जिसके बाद मैं अपने खुद के गोल को भी पूरी तरीके से अचीव करने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं हर वो मौका अपनाऊंगा जिससे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकूं, जिससे मैं अपना बदला भी ले सकूं आगे चल के। अब अतिया सोचने लगती है कि मुझे इसके अंदर वो जोश दिख रहा है जो कि हमारी फैमिली को राइज करा सकता है। और इसके बाद वो एरन से बोलने लगती है कि अगर तुम हमारी फैमिली को राइज करने में हेल्प करोगे तो इसके बाद मैं तुम्हारे गोल के पीछे भी कभी भी नहीं आऊंगी और जो भी तुम्हें करना है तुम उसे आराम से कर सकते हो। इसके बाद एरन सोचने लगता है कि मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए यहाँ की मिलिट्री की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन पहले वाला जो एरन था उसने यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करा रखी थी, जिसकी वजह से शायद वो लोग
इस फैमिली को नीचे जाता हुआ देखकर अब एरन को ही इसका जिम्मेदार मान रहे होंगे। इसके बाद अतिया कहने लगती है जो तुम सोच रहे हो वो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एरन जो था पहले वाला वो बहुत ही वीक था और उसी की वजह से इस फैमिली का डाउनफॉल आया था। तो अब यहाँ की आर्मी भी सब कुछ जिम्मेदार एरन को ही समझती थी और अब तुम्हें सब कुछ ठीक करने के लिए यहाँ पर जो भी तुम्हारे सबसे लॉयल लोग हैं उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि तुम उनके लॉर्ड हो और तुम्हारी पावर क्या है, ताकि उन्हें पता चले कि तुम कोई वीक नहीं हो ना कि कोई कचड़ा, तभी वो तुम्हें फॉलो करेंगे। अब एरन सोचने लगता है कि मुझे इन सब को करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब हम एरन को देखते हैं कि वो कहीं जंगल में जाके मॉन्स्टर को मार रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे अब और अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि मुझे पिछली बार की तरह कोई भी मान ना सके। और यही सब एरन सोचते सोचते वहाँ पर मॉन्स्टर की लाशें बिछा देता है जो कि बहुत ही बड़ा ढेर बन जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर मिंसी आती है जो कि एरन की मेड होती है। वो उसे टॉवल देते हुए कहती है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो चुकी हो और आपकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एरन उसी के सामने कपड़े चेंज करने लगता है और वो मेड वहीं पर शर्मा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरन सोचने लगता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार उठा था तो अगर मैं एक शॉट का स्लैश भी लगाता तो शायद मैं वहीं पर जख्मी हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है जिससे मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और जो मेरी हीलिंग एबिलिटी थी वो भी मेरे अंदर धीरे धीरे रिकवर हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि पेंड्रैगन हेड हाउस का हेड नाइट होता है और वो बहुत ही शौक होते हुए पूछता है यंग मास्टर आप यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो हेड नाइट बोलता है कि यंग मास्टर अगर आप शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है और क्या आपको यहाँ पर कोई ट्रेनर चाहिए। इसके बाद वो हेड नाइट बोलता है कि जो आपकी ये नाजुक सी बॉडी है मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन कर दूंगा और वो ऐसा बोल के उसे आंख भी मार देता है। फिर एरन बोलता है कि सर किलियन की अभी के लिए इस बात को छोड़ो, इम्पोर्टेंट चीजें तुम्हारे करने के लिए। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एरन ने वहाँ पर सभी नाइट को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो उन सभी नाइट से बोलता है मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, मैं जो है वो मुलाजिम का गेट खोलने के लिए जाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी नाइट के मुंह तो खुले के खुले ही रह जाते हैं और जो वहाँ पर वो हेड नाइट होता है वो एरन से बोलने लगता है आपको मुलाजिम तक पहुँचने के लिए जो एनागोना फॉरेस्ट है उसे क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बीच में वहाँ पर बहुत सारे हमें मॉन्स्टर भी मिलेंगे और आपकी अभी बॉडी इतनी भी अच्छी रिकवर नहीं है कि आप उस जगह पर सरवाइव कर पाओ, क्योंकि आपने अभी कुछ ही टाइम हुआ है जो कि अभी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रखी है और आप भी अभी इतनी माहिर भी नहीं हो चुके हो कि वहाँ के मॉन्स्टर को संभाल पाओ। इसके बाद एरन उस हेड नाइट से बोलने लगता है कि चलो मुझे वहाँ की सिचुएशन पूरी तरीके से बता दो। इसके बाद वो हेड नाइट बताने लगता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर के साथ लुटेरे भी हो रखे हैं जिन्होंने वहाँ के आसपास के गाँव में भी आतंक मचा के रखा है और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे गाँव वालों को भी मार दिया है, क्योंकि गाँव वालों के पास कोई भी सेफ्टी के लिए जगह नहीं है और उनके पास जो इकलौती दीवार का सहारा है वो भी बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसके बाद एरन सभी से बोलने लगता है कि चाहे वहाँ पर कितना भी ज्यादा खतरा हो पर मैं वहाँ पर अब जाके रहूंगा। इसके बाद वहाँ पर वो बटलर भी बोलने लगता है कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल की हालत है वो धीरे धीरे ही रिकवर हो रही है। लेकिन एरन सभी से बोलता है कि हम जो है यहाँ से 15 दिन में निकलने वाले हैं और मुझे किसी का भी ऑब्जेक्शन इसके बीच में नहीं चाहिए। लेकिन जो हेड नाइट होता है वो कहता है कि मैं सर आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसके बाद हमारे एरन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एक ईवल स्माइल देते हुए नीचे उतरने लगता है और कहता है क्या हेड नाइट तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे। तभी वो एरन से कहता है सर क्या आपको पहले से ही पता था कि मैं आपके साथ फाइट करने वाला हूँ जिसके लिए आपने इतना बड़ा स्टेज तैयार करके रखवाया था। लेकिन अब वो हेड नाइट कहने लगता है कि जो एक ऐसा प्रिंस जो पहले बिल्कुल गार्डनिंग करता था और पेंटिंग करता था उसने हाल ही हाल स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, वो ऐसी मॉन्स्टर वाली जगह पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद एरन कहता है कि हेड नाइट आप कितनी ज्यादा बातें करती है और इसी के साथ एरन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके चेस्ट आर्मर पे एक बहुत ही जोर से अटैक कर देता है। जिसके बाद वो हेड नाइट भी कहता है इनके अटैक में अगर कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन अब वो एक हेड नाइट होता है तो इसके बाद क्रिलिन अपना एक अटैक करता है जिसके लिए अब एरन हवा में ऊपर जंप लगा देता है और हवा में ही ऊपर से ही स्लैश मारता
है, जिससे कि उस हेड नाइट का हाथ पीछे की तरफ झटक जाता है। इसके बाद वो हेड नाइट मन में सोचने लगता है कि मैं एक ऐसी बंदी से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता जो कि अभी तक पेंटिंग और गार्डनिंग करता आया है, और उसने हाल ही फिलहाल में सिर्फ शॉट की कुछ ही दिन प्रैक्टिस की है। इसके बाद वो भी, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस हेड नाइट ने भी एरन के ऊपर एक अटैक करके रखा था, लेकिन एरन उसको डॉज कर लेता है और इसके बाद एरन एक स्माइल मारता है और अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद वो उस मयान को ही उस हेड नाइट की चेस्ट में बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिससे वो नीचे बैठ के खांसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सर कर्नल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, यानी एरन ने फाइट जीत चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एरन बड़े ही खतरनाक लुक में उन सभी को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने सुना कि अब हम लोग 15 दिन में यहाँ से निकलने वाले हैं, जिसके बाद मैं यहाँ से जाके मुलाजियम का गेट खोलूंगा और उस ड्रैगन के साथ भी पैक्ट बनाऊंगा। बाद हम देखते हैं कि वो सभी नाइट अपने घुटने टिका देते हैं एरन के सामने, जिसके बाद एरन कहता है क्या और किसी को कुछ कहना है, तो इसके बाद वो सभी नाइट कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं कहना है। जिसके बाद हमें लूना का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई हेड नाइट आ जाता है, जिसके बाद वो नाइट कहता है मिस लूना, आखिर हम इस जगह पर अभी तक कर क्या रहे हैं और हम आखिर घर वापस क्यों नहीं जा रहे, और जो एरन है वो मुलाजिम का गेट खोलने के लिए जा रहे हैं, और आखिर आप उससे कंपनी क्यों दे रही हो, और आपकी जो शादी होनी थी उसके साथ उसे हमने पूरी तरह दिया है, तो आखिर आप यहाँ पर रुक कर क्या रही हो। और जो एरन है जो एक्सपेडिशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जगह पर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और वो वहीं पर मारे जाएंगे, तो हम लोगों को अब अपनी वापस सायरन फैमिली में लौट जाना चाहिए। अब लूना उस नाइट से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिस तरीके से तुम अपनी बातें करते हो, सिर्फ फादर के कहने पर ही मैं तुम्हें यहाँ पर झेल रही हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। ये जो पेंड्रैगन हाउस होल्ड है ये 5 एम्परर की फैमिली में से आता है और जिसके अंदर रॉयल ब्लड होता है, यानी एम्परर की फैमिली की जनरेशन से ही ब्लड इनके अंदर आया है। पूरी कंट्री में सिर्फ यहाँ पर 2 ही फैमिली बची हुई हैं जिसके अंदर रॉयल ब्लड है, और उनमें से एक है यहाँ पर पेंड्रैगन हाउस होल्ड। माना कि हमने अपनी यहाँ पर शादी को तोड़ दिया है, पर हम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर इनकी भी कुछ रूल होते हैं, और यहाँ पर हमें इतनी जल्दी जाने से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला, और साथ ही इस फैमिली के साथ हमने जो रिश्ता तोड़ दिया है उसकी वजह से हमारी फैमिली को फ्यूचर में क्या क्या लॉसेस होने वाली हैं, मुझे उन बातों के बारे में भी यहाँ पर अभी पता लगाना होगा। जब एरन यहाँ से एक्सपेडिशन के लिए निकलेंगे तो हम भी उन्हीं के साथ निकलेंगे, और साथ ही मैं वहाँ जाकर उनसे बात करके पता लगाने की भी कुछ कोशिश करूंगी कि चल क्या रहा है। इसके बाद वो नाइट मिस लूना से बोलने लगता है कि मिस लूना, उस टेरिटरी के अंदर, जंगल के अंदर जाने से पहले ही हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि उस गेट के आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर का भी हमें सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए मिस लूना भी राजी हो जाती है। तभी मिस लूना सोचने लगती है कि एरन पेंड्रैगन इतना ज्यादा चेंज हो चुके हैं और अगर इनने मुलाजिम का गेट खोल दिया तो इनकी फैमिली पहले से भी ज्यादा राइज करेगी। अब वो एरन के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी और उनके गाल भी बहुत ही बुरी तरीके से लाल हो रखे थे, जिसके बाद वो नाइट देखने लगता है और उस नाइट को भी वहीं पर गुस्सा आने लगता है।